नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं बीमा से जुड़ा हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा। इस शो में हम बीते सप्ताह बीमा और हेल्थ कवर से जुड़ी बड़ी खबरों और बदलावों पर आज चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनियों की ग्रोथ से लेकर एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, क्लेम से जुड़ी चुनौतियों और सरकारी हेल्थ स्कीम की जमीनी हकीकत तक हर अहम पहलू को समझेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विदेशी निवेश को मंजूरी मिलने से सेक्टर में क्या बदलाव आ सकते हैं और इसका असर ग्राहकों पर कैसा पड़ेगा। फिर शो के एंड में हमारे खास सेगमेंट जानो फिर मानो में एक पॉलिसी का रिव्यू भी होगा, जहां हम उसके फीचर्स, फायदे और किन लोगों के लिए वो पॉलिसी सही हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, लेकिन सबसे पहले ऑन द शो पर हम नजर डालेंगे कि आज के ऑन द शो में क्या खास रहने वाला है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस ग्रोथ के मामले में कौन सी कंपनी आगे है, ऑन द शो में आज हम इस पर बात करने वाले हैं। वहीं बात होगी कार इंश्योरेंस खरीदने में एआई मदद करने वाला है, लेकिन ये मदद कैसे होगी इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या खास एआई करने वाला है कार इंश्योरेंस खरीदने के मामले में, इस पर बातचीत करेंगे। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में रिकवरी के संकेत आखिरकार दिखाई दिए हैं, इसका किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहने वाला है उस पर भी खास बात होगी। वहीं बात हम करेंगे आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई खबर के बारे में भी। देखिए, आयुष्मान कार्ड के बावजूद इलाज कैसे चुनौती बन गया है लोगों के लिए, उस पर भी बात होगी। वहीं बात करेंगे इंश्योरेंस में 100% एफडीआई लागू, लेकिन इससे बदलाव क्या आने वाला है। तो देखिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट और एसोसिएट प्रोफेसर बिमटेक मनोज कुमार पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी। सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं आगरा के रहने वाले संदीप की कहानी, जिन्होंने एजेंट के कहने पर हेल्थ पॉलिसी ली और बाद में उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। आगरा के रहने वाले 35 साल के संदीप ने अपनी मां के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, जिसके लिए हर साल करीब 50,000 रुपए का प्रीमियम वो भर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जरूरत पड़ने पर इलाज का खर्च कवर हो जाएगा। मां के हॉस्पिटलाइज होने पर जब उन्होंने क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्लेम रिजेक्शन के बाद कंपनी ने कहा कि पॉलिसी लेते समय आपने जरूरी सवाल नहीं पूछे थे, यानी कवरेज और शर्तों को पूरी तरह समझा नहीं था। इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या ग्राहक को पॉलिसी की शर्तें सही से बताई गई थीं या नहीं। ये मामला बताता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सिर्फ प्रीमियम देखना काफी नहीं होता, बल्कि कवरेज, एक्सक्लूजन और क्लेम प्रोसेस को समझना भी बेहद जरूरी है, वरना जरूरत के समय परेशानी हो सकती है। तो चलिए सर के पास ही चल लेते हैं। सर, आपने अभी ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी सुनी होगी, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है कि 50,000 का हर साल प्रीमियम देने के बाद भी जब क्लेम लेने की बारी आई तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। सर, इस तरीके की जो मामले सामने आते हैं, इनमें क्लेम रिजेक्शन की सबसे आम वजह क्या होती है और इससे ग्राहक सर बच कैसे सकते हैं? देखिए अंजलि जी, जो बीमा होता है ना, इंश्योरेंस ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी होती है और दूसरी तरफ हम और आप जैसे ग्राहक होते हैं, जिनको पॉलिसी धारक भी कहा जाता है। बिल्कुल। हर बिजनेस के कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। उसी तरह से इंश्योरेंस के भी 4 मुख्य पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये इंडस्ट्री काम करती है, और उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो इन सब मामलों में जिसका उपयोग होता है वो होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी पूर्ण विश्वास वाला जो आधार है। उम्मीद ये की जाती है कि जब भी बीमा का लेन देन हो रहा है, कोई नया पॉलिसी लिया जा रहा है, तो कस्टमर अपने हेल्थ, अपने फैमिली हेल्थ, अपने इनकम, अपने सराउंडिंग के बारे में पूरी जानकारी देगा जो प्रपोजल फॉर्म के द्वारा पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद की जाती है कि इंश्योरेंस कंपनी भी अपने उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके लिमिटेशंस, उसके एक्सक्लूजन के बारे में जानकारी देगी। जब भी हम बात करते हैं खास करके मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम के रिजेक्ट होने में, तो अक्सर ये पाया जाता है कि जब बीमा लिया जा रहा था तब कस्टमर ने अपने हेल्थ के बारे में जो जो जानकारी सही ढंग से मांगी गई थी वहां उन्होंने कुछ छिपाया या कोई हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकारी नहीं दी, और बाद में जब
हॉस्पिटलाइजेशन उसी बीमारी के कारण या उससे जुड़ी हुई किसी बीमारी के कारण होता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी का ये पूरा अधिकार बनता है कि वो उस क्लेम को रिजेक्ट कर दें। इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अगर हमें इस तरह की चीजों से बचाव करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी एज ए कस्टमर हमारा ये दायित्व बनता है कि प्रपोजल में जो जो जानकारी मांगी गई है उसको हम ट्रुथफुली, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम कस्टमर के रूप में पॉलिसी के इंश्योरेंस कंपनी को बताएं। और अगर ये किया गया है तो कोई कारण नहीं है कि आगे के समय में कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाए जी। तो ये मूल कारण है। अब होता क्या है कि अगर आप अपने हेल्थ के बारे में बताते हैं और अगर आपका हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं है तो प्रीमियम बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। इस लिहाज से होता क्या है कि कभी कभी हमारे जो अभिकर्ता होते हैं, एडवाइजर होते हैं या बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो इन सब चीजों को डाउन प्ले कर देते हैं, शायद कस्टमर को बोलने का मौका ही नहीं देते, बोलते हैं हाँ सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज ए कस्टमर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने हेल्थ के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। अगर प्रीमियम 10-5% अगर ज्यादा भी होता है, लेकिन यह गारंटी देता है कि आने वाले किसी भी समय में हमारा क्लेम रिजेक्ट नहीं होता। हालांकि इसके बताने के साथ भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी हाल के वर्षों में जिस तरह से क्लेम का ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा किया जाता है और हम इस तरह के केसेस को देखते हैं, कहीं ना कहीं जरूर ये लगता है कि थोड़ा कैजुअल बिहेवियर भी दिखाया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखे हैं कि जहां क्लेम रिजेक्ट हो गया और जब कंपनी के पास शिकायत की जाती है फैक्ट्स एंड फिगर और थोड़े हार्श वर्ड में, तो वही क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है। ये जो हो रहा है ये सरासर गलत है और मेरा गुजारिश रहेगा सारे सीईओ लोगों से कि इस तरह के क्लेम का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। बीमा कंपनी की ये जरूरत है कि अच्छे क्लेम, जो क्लेम देने लायक है उनको दिया जाए, और जो नहीं देने लायक है, जहां फर्जरी है, जहां झूठ बोला गया है, उसको मतलब जो देने लायक उसको दीजिए और जो नहीं देने लायक उसको नहीं दीजिए। लेकिन फिल्मश्री ग्राउंड पे क्लेम को रिजेक्ट करना ये व्यवसाय के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, ये जो केस सामने आया था इसमें जब वहाँ पर पूछा जाता है कंपनी में जाके कि हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है, उसके बाद उनको ये दलील दे दी जाती है कि आपने पॉलिसी लेते टाइम हमसे नहीं पूछा था या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सही से नहीं पढ़ी थी। अगर कस्टमर की तरफ से वो पढ़ी भी जाती हैं तो भी कई बार ऐसी दलील दे दी जाती हैं। अब क्या ऐसे में एजेंट या इंश्योरर की जिम्मेदारी तय करने के लिए सर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है जहां पर उनकी सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं, और ये अभिकर्ता हो या रिलेशनशिप मैनेजर हो या ब्रोकर हो, सबसे ये उम्मीद की जाती है कि पॉलिसी इशू होने के बाद जो पॉलिसी के टर्म्स कंडीशन हैं, जो लिमिटेशन है खास करके जो नहीं मिलने वाला है, वो कम से कम बिल्कुल अच्छी तरह से कस्टमर को बताया जाए। रूल रेगुलेशन है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। बीमा बेचते एक वक्त अभिकर्ता कह देगा कि नहीं नहीं कोई चिंता मत कीजिए, कोई भी बीमारी होगी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप देखें पॉलिसी कंडीशन तो उसमें लिखा रहता है दो कारण होता है। एक तो होता है कुछ बीमारियों के लिए एक नियत समय तय रहता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हम कहते हैं, कि अगर आपके पास पहले से वो बीमारी है तो नॉर्मल वे में 3 या 4 साल तक उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। अब ये बहुत ही क्रूशियल है जिसमें सबसे ज्यादा केसेस फंसते हैं। लोगों को ये लगता है कि मैं डायबिटिक हूं, मैंने बता तो दिया है कि मैं डायबिटिक हूं, तो फिर मेरा क्लेम क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपने बता भी दिया है तो उस पॉलिसी के कंडीशन के अनुसार 3 साल बाद ही आपको डायबिटिक से रिलेटेड कोई क्लेम मिलेगा। तो प्रोविजंस तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन का दिक्कत है। और जहां तक ग्रीवांस हैंडलिंग की बात है तो अंजलि जी, सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि जिस कंपनी से आपका बीमा चल रहा था, जिस कंपनी ने आपके क्लेम को रिजेक्ट किया, हर कंपनी के पास इंटरनल ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होते हैं। तो पहला जिसको बोलते हैं ना पोर्ट ऑफ कॉल, तो वही होना चाहिए, उस अधिकारी से ही शिकायत करनी चाहिए। तो अगर किसी छोटे मोटे कारण से गलती से बीमा रिजेक्ट हुआ है तो शायद उसका समाधान वहां से मिल जाए। अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का जो एक सिस्टम है हमारे देश में, उनके पास क्लेम करना चाहिए, उनके पास शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि वहां कोई फीस वगैरह नहीं लगता है, वहां किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका क्लेम जिन्युइन है और आपके जो पॉइंट से बहुत ही सॉलिड है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऑम्बड्समैन के यहाँ से आपको न्याय जरूर मिल जाएगा।
बिल्कुल। और सर, जब भी हम अपने इन प्रोग्राम्स में बात करते हैं क्लेम रिजेक्शन की कि क्यों आखिरकार क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो मुख्य वजह यही होती है कि जब पॉलिसी आप लेते हैं तो उस समय जो पहले से कोई बीमारी होती है तो उसके बारे में बताया नहीं जाता है। तो बार बार हम यही बताते हैं कि अगर कोई भी पॉलिसी आप लें तो उसे ज़रूर आप पहले से पढ़ भी लें, साथ ही टर्म्स एंड कंडीशंस को भी ज़रूर आप सही से पढ़ें। सर, पहली खबर का हम रुख करेंगे अपने दर्शकों के लिए। पहली खबर हम लेकर आए हैं लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी महीने में प्रीमियम कलेक्शन में मौजूद मजबूत ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि में एक्सिस मैक्स लाइफ ने सालाना आधार पर 29% की ग्रोथ के साथ बाकी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है, जबकि एसबीआई लाइफ ने सिर्फ 4% और एचडीएफसी लाइफ ने सिर्फ 7% की ग्रोथ दर्ज की है। सेक्टर का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और इंडस्ट्री प्रीमियम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बीते 2 साल में निजी कंपनियों ने 10% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दर्ज की, वहीं सरकारी कंपनी एलआईसी की सालाना ग्रोथ रेट सिर्फ 3% दर्ज की गई है। सर, जनवरी का ये जो डेटा सामने आया है, इसे अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की मजबूत ग्रोथ को सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पिलर है इंडिया में। हकीकत है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर लाइफ और जनरल का जो रेशियो 50-50 के आसपास होता है, इंडिया में ऑलमोस्ट 75-25 का रेशियो है। उसमें भी एलआईसी काफी डोमिनेंट प्लेयर है। रही बात इस पर्टिकुलर मंथ के बिजनेस फिगर के बारे में, तो एक मंथ के बिजनेस को देख करके हमें पूरे इंडस्ट्री के बारे में कमेंट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी फ्लक्चुएशंस आते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि ओवरऑल ग्रोथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। और जैसा कि आप जानती हैं कि जैसे जैसे मार्च का महीना आएगा, एजेंट्स का, एडवाइजर्स का, लोगों का टैक्स सेविंग की चीज़ों के कारण बीमा का जो प्रीमियम कलेक्शन होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये अच्छा साल बीतेगा, ये तो इंडिकेशन क्लियर है। रही बात एक्सिस मैक्स लाइफ के, तो आपको शायद जान के आपको जानकारी तो होगी ही कि लगभग 2 साल पहले एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में अपना स्टेक खरीदा, यानी वो प्रमोटर के रूप में आ गए। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जितने भी एक्सिस बैंक के ब्रांचेज हैं उनके साथ बीमा करने का इनको मौका मिल गया। और चूंकि अब ये प्रमोटर हो गए तो कहीं ना कहीं मैक्स लाइफ की पॉलिसियों को ज्यादा बेचते होंगे। तो संभवतः ये जो ग्रोथ दिख रहा है उसका एक मूल कारण उनके खुद के डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है एक्सिस बैंक का, उसका पूरा दोहन, पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये कारण हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर 7-8% का ग्रोथ अभी जनवरी तक है, तो आप मान के चलिए कि दिसंबर और मतलब मार्च आते आते ये इंडस्ट्री अच्छा काम करेगा। बिल्कुल। सर, अगर एसबीआई लाइफ की बात करें या एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो कंपैरेटिवली इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रही है। एसबीआई की सिर्फ 4% और एचडीएफसी की बात करें तो सर इसमें सिर्फ 7% की ही जो ग्रोथ है वो देखी गई। सर, क्या कंपटीशन डायनेमिक इसके बदल सकते हैं स्लो ग्रोथ से किसी तरीके से? एक महीने के डाटा पे कुछ कमेंट करना ठीक नहीं होता है। कभी कभी ये भी होता है कि उस महीने में उस पर्टिकुलर कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लाया हो और उसकी सेल बहुत अच्छी हो गई हो, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, सेक्टर में कंपटीशन तो है और धीरे धीरे एलआईसी का वर्चस्व खत्म हो रहा है। और कम से कम 4-5 कंपनियां, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ, बजाज लाइफ, ये काफी अच्छा ग्रो कर रही है। हालांकि ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप देखेंगे कि 25 कंपनियों में जो नीचे की जो 10 कंपनियां, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। उन्हें अपने बिजनेस मॉडल पे जरूर सोचना चाहिए। तो चीजें बदल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इन कंपनियों के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं रहेगी। जैसा कि आप जानती है कि हाल में मिस सेलिंग पे और बैंका इंश्योरेंस के चैनल पे बहुत सारे निगेटिव अपडेट्स आए हैं और भारत सरकार ने, आरबीआई ने, आईआरडीआई ने, सबने यहाँ अपना चिंता व्यक्त किया है। और आने वाले समय में कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आएंगे जिनके कारण बैंका इंश्योरेंस पे असर पड़ेगा। कमीशन को रिशेड्यूलिंग करने की बात आ रही है, हेवी पेनाल्टी लाने की बात कर रही है। तो मुझे इस साल तो नहीं, चूंकि ये सारे नियम अगले साल से लागू होने वाले हैं, लेकिन अगले साल शायद जितने भी बैंक प्रोमोटेड इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए एक चिंता की बात होगी। ये साल तो अच्छा से निकल जाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सर, अगर सरकारी कंपनी की ही अगर हम बात करें, जो डेटा हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए, इसमें सरकारी कंपनी एलआईसी की अगर सालाना ग्रोथ की ही अगर मैं बात करूं तो सर 3% की जो ग्रोथ है सिर्फ वही देखी गई, 3% की। सर, इसके पीछे सर क्या वजह है?
देखिए एलआईसी के अपने बट नेचुरल है कि इसका जो बेस है वो बहुत बड़ा है। मतलब अच्छा, जब भी कंपटीशन बढ़ेगा, जब मोनोपोली एलआईसी का था तो कहीं ना कहीं इनके अपने शेयर तो घटने ही वाले हैं। अगर अभी जो नई कंपनियां भी आएंगी तो वो इन एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं उन्हीं का शेयर कम करेंगी। लेकिन हाँ, मैं इस बात से, आपके इशारे से मैं इस बात से सहमत हूं कि एलआईसी की जो स्थिति है उन्हें अपने बिजनेस मॉडल पे बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा जो उनका जो वीक पॉइंट है वो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आज के इस जमाने में जबकि प्राइवेट कंपनियों का लगभग 55 से 60% बिजनेस बैंक का इंश्योरेंस से आता है, एलआईसी अभी भी मुश्किल से 2 या 3% ले पाती है। हेवली डिपेंडेंट है वो अपने एडवाइजर, जो पुराने एजेंट जिनको हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस मॉडल को एलआईसी को बदलने की जरूरत है। पुराना मॉडल इस जमाने में कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण है उनका डिपेंडेंसी ऑन वन सिंगल चैनल, जो उन्हें बदलना चाहिए। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और बाकी निजी कंपनियों से पीछे भी रह गई है। अब दूसरी खबर का हम रुख कर लेते हैं। दूसरी खबर हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का रोल काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब एआई भी इसमें बड़ा बदलाव ला रहा है। देखिए, ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म इंश्योरिफाई ने एक नया एआई पावर्ड ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसे यूजर ChatGPT के जरिए कार इंश्योरेंस ऑप्शंस एक्सप्लोर और कंपेयर कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए लोग अपनी प्रोफाइल के आधार पर पर्सनलाइज्ड कोड्स, कस्टमर रिव्यूज और कवरेज डिटेल्स एक ही जगह पर देख पाएंगे। ये टूल प्राइस, डिस्काउंट, सर्विस क्वालिटी और पॉलिसी बेनिफिट जैसे फैक्टर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने में मदद करता है, जिससे डिसीजन लेना आसान हो जाता है। कंपनी का कहना है कि इंश्योरेंस खरीदने की ट्रेडिशनल और कंफ्यूजिंग प्रोसेस को कन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस में बदलना इसका मकसद है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इसे इंश्योरटेक इनोवेशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सर, इंश्योरेंस सेक्टर में एआई टूल का इस्तेमाल कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, केवल इंश्योरेंस सेक्टर ही नहीं, जिस तरह का आमूल परिवर्तन हम लोग पूरे इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में देख रहे हैं जहां की एआई अपनी पैठ बनाते जा रहा है, तो बहुत ही संभावनाएं हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बैंकिंग में हम लोगों ने बहुत सारा चेंज देखा है टेक्नोलॉजी के कारण। इंश्योरेंस थोड़ा इस मामले में थोड़ा बैकवर्ड होता है क्योंकि बहुत ही लीगेसी बेस्ड सिस्टम हर इंश्योरेंस कंपनी के पास है। लेकिन जो आपने न्यूज़ बताई और जो ये नया चीज आया है, मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर में इस तरह के जो ऑप्शंस एक पार्टिकुलर कंपनी अभी लेकर के आई है, हर इंश्योरेंस कंपनियों के पास होगा। एआई अपनी पैठ बनाएगा और उसके कारण कस्टमर सर्विस में, नए बिजनेस के प्रोसेसिंग में और क्लेम सेटलमेंट में बहुत ही आमूल परिवर्तन होगा। हम लोग देखने लगे, क्योंकि मैं इस सेक्टर से जुड़ा हूं, पठन पाठन से जुड़ा हूं और मैं इंडिया इंश्योरटेक एसोसिएशन का एक मेंबर भी हूं। वहां जितनी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं और पायलट बेसिस पे जो जो चीजें करके लोग दिखा दे रहे हैं, विश्वास नहीं होता है कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, उसका एक अपना लिमिटेशन है। आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि लगभग 6 महीना पहले अमेरिका का एक सर्वे आया था जिसमें यह कहा गया था कि एआई जो भी है वो पायलट बेसिस तक तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही उसे मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, जो रियल डाटा सेट में, रियल लीगेसी सिस्टम में, वहां इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है। तो अभी समय लगेगा, लेकिन मैं इस पूरा स्वान्वित हूं कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो क्या सर, आने वाले टाइम में ह्यूमन एडवाइजर भी इसमें जरूरी रहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंश्योरेंस एक ऐसा एक बिजनेस है जहां की ह्यूमन टच की हमेशा ही जरूरत पड़ती है। मैं पर्सनली भी बहुत टेक यूज करता हूं, लेकिन बिना किसी से पर्सनली बात किए मेरा भी मन नहीं भरता है। और ठीक है, समय के साथ तो चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन आज भी जितने भी बड़े सीनियर लोगों से मेरी बात होती है, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे। जो चीजें जो डिस्कस हो रही है, जो शायद अगले 5 साल 10 साल तक कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो होगा फिजिकल, जिसको बोलते हैं। फिजिकल भी ऑफिस होना चाहिए, साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म का कनेक्शन होना चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन तो इंश्योरेंस में मैडम चाहिए ही चाहिए। मैं शायद थोड़ा कंजर्वेटिव यहाँ दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ह्यूमन को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल, काम थोड़ा आसान हो जाएगा, बट रिप्लेसमेंट आसान हो जाएगा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी नहीं सीखेगा वो पिछड़ जाएगा, लेकिन ह्यूमन
चूंकि ये बहुत ही इमोशनल बिजनेस होता है, खास करके जो आपने शुरुआत में जो न्यूज दिखाया हेल्थ इंश्योरेंस, जब तक एक आदमी आकर के बात नहीं करता, डॉक्टर आके बात नहीं करेगा, पता नहीं हम ह्यूमन को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, चाहे कितना भी अच्छा इलाज मशीन क्यों ना कर दे। बिल्कुल उसी तरह से एडवाइजर तो एडवाइजर ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं खबरों में और तीसरी खबर का अब हम रुख करेंगे, जिसमें कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अब देखिए धीरे धीरे स्टेबल होती दिख रही है। एक डेटा के मुताबिक इनक्योर्ड क्लेम्स रेशियो यानी आईसीआर घटकर करीब 86.9% तक आ गया है, जो पिछले कुछ सालों की तुलना में बेहतर स्थिति दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि कंपनियां हर 100 रुपए प्रीमियम पर करीब 86 रुपए क्लेम दे रही हैं और बाकी मार्जिन के तौर पर बच भी रहा है। कोविड के दौरान ये रेशियो 100% से भी ऊपर चला गया था, जिससे कंपनियों पर दबाव बढ़ गया था। अब सर, हेल्थ इंश्योरेंस में आईसीआर का क्या होता है, इसको हम कैसे समझें, और इसका कम होना कंपनियों ग्राहकों दोनों के लिए सर क्या संकेत देता है? आपने अपने उद्बोधन में बिल्कुल बता दिया कि आईसीआर क्या होता है। अगर 100 रुपया प्रीमियम लिया गया है तो उसमें से कितने का हम क्लेम दे रहे हैं, यही आईसीआर होता है। और 86% का मतलब हो गया कि 14% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, लेकिन ये प्रॉफिट है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि उसी 14 में से उन्होंने बहुत कुछ परसेंटेज अपने अभिकर्ताओं को उस पॉलिसी को बेचने के लिए भी दिया होगा, और उसी 14 रुपए में से उन्हें अपने घर खर्च भी निकालने, ऑफिस रेंट, सैलरी वगैरह वगैरह। तो 86% ये बहुत अच्छा क्लेम रेशियो है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, कोविड के समय तो बहुत ही सारे क्लेम्स आ रहे थे और इंश्योरेंस कंपनियों ने हेवी लॉस भी इनकर किया था। उसकी तुलना में अगर ये इंप्रूवमेंट है, और जो कि है, ये बहुत अच्छा कदम है। आइडियल रेशियो तो कम से कम अगर इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रॉफिट बनाना है तो ये 70-75 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर 86% है तो मेरा मानना है कि अभी भी इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ पोर्टफोलियो पे लॉस कर रही होंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि जब अब ये जो 86% है रिटेल का है या ओवरऑल है, मैं नहीं देख पाया हूं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो चिंता का कारण ये होता है कि बाकी बिजनेस को लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां होती हैं एम्प्लॉय बेनिफिट में, वहां काफी लिबरल ढंग से अंडरराइटिंग करती हैं और सस्ते ढंग पे बीमा, मतलब सस्ते रेट पे बीमा दे देती हैं, और वहां उनको ज्यादा लॉस होता है कंपेयर टू जब हम और आप जैसे व्यक्तियों का जो इंडिविजुअल, जिसको हम बोलते हैं ना B2C क्लाइंट, रिटेल बिजनेस, यहां इनका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होता है। वैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन ये माना जाता है कहीं ना कहीं क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है। लेकिन अच्छी बात यह है अंजलि जी कि आने वाले समय में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है इंश्योरेंस सेक्टर में लाने के लिए, वहां हर बीमा, हर लाइन ऑफ बिजनेस का अलग अलग अकाउंटिंग होगा, और तब शायद ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन या हम और आप जैसे रिटेल कस्टमर से जो ज्यादा प्रीमियम लिया जाता है, शायद उस पर कुछ राहत मिल पाए। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा 86% अभी भी रिस्की जोन में है। इसे इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम होना पड़ेगा, और इंश्योरेंस कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। लेकिन हॉस्पिटल का जो, मतलब इसको बोलते हैं ना मेडिकल इन्फ्लेशन, वो इतना ज्यादा इंडिया में है, लगभग 14 से 15% हर साल कॉस्ट बढ़ जा रहा है, जिसके कारण कंपनियों को प्रीमियम भी बढ़ाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी लॉस नहीं रुक पा रहा है, और पूरा इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं हम और आप जैसे पॉलिसी धारक सबसे ज्यादा पिसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सर चौथी खबर का हम रुख कर लेते हैं। आयुष्मान सरकार के स्कीम आयुष्मान भारत के तहत लाखों लोगों को कैशलेस इलाज का दावा किया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई बार अलग ही दिखती है। हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें तमिलनाडु के एक परिवार को कार्ड होने के बावजूद दिल्ली में कई अस्पतालों से इलाज भी नहीं मिल पाया। परिवार को एम्पेनल्ड हॉस्पिटल ढूंढने में काफी परेशानी हुई, और रिपोर्ट के मुताबिक देखिए कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स नॉन एम्पेनल्ड या आउट ऑफ स्टेट रूल्स का हवाला देकर मरीजों को मना कर देते हैं। सर, आयुष्मान भारत जैसी बड़ी स्कीम है ये, और उसके बाद काफी लोगों को इससे फायदा भी होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है कई बार वो अलग दिखती है। और ऐसे में ये जो दिक्कतें आती हैं सर, क्यों आती हैं? क्या आउट ऑफ स्टेट इशू को बेहतर कैसे किया जा सकता है, जैसे इस केस में सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो हमें सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने इस तरह के भारत जैसे बड़े देश में, और इतनी बड़ी संख्या जिसमें कि बेनिफिशियरी का नंबर लगभग 50 से 55 करोड़ के आसपास है, इस प्रोडक्ट को, इस प्लान को लॉन्च किया। लेकिन जो आपने बात बताया और जो न्यूज आइटम में जो चीजें हाईलाइट हुई, मूलतः इसके दो कारण है मैडम। दो कारण भी नहीं, हाँ, दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि सरकार ने जो प्राइसिंग की है डिफरेंट बीमारियों के पैकेज प्लान जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे
बीमारियों को आइडेंटिफाई किया गया है और हॉस्पिटल से ये कहा जाता है कि आपको अगर इस बीमारी का व्यक्ति आएगा तो आपको हम इतना रुपया ही देंगे। अब होता क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही बीमारी से 2 आदमी जाता है तो किसी को 4 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है और किसी के कॉम्प्लिकेशन कोमोर्बिडिटी की स्थिति है तो मे भी उसको 8 दिन भी रखा जा सकता है। तो ये जो पैकेज प्राइसिंग है ये हॉस्पिटल्स को एक्सेप्टेबल नहीं है और यही कारण है कि बहुत सारे नामी गिरामी जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो इस स्कीम को लागू अपने हॉस्पिटल में नहीं करते हैं। पहला कारण तो ये है। तो बट नेचुरल है कि जो हॉस्पिटल थोड़े लोअर रैंक के हैं उन्होंने ही इस मतलब रेट को एक्सेप्ट किया है। और जो दूसरा प्रॉब्लम है जो कि शायद सबसे ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मरीजों का इलाज हो जाता है और जो सरकार से इनको पैसा मिलना है उसमें 8-8 महीने 10-10 महीने का बैकलॉग है। यानी जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो हॉस्पिटल के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अब ये डिले क्यों होता है इसके पीछे की और भी पॉलिटिकल कहानियां हो सकती हैं क्योंकि ये जो स्कीम है ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के मिलने से चलती है। हो सकता है कि भारत सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया हो लेकिन राज्य सरकार के पास इस स्कीम के लिए पैसा नहीं हो, ऐसा भी खबर सुनने को मिलता है। तो ये जो टीथिंग इश्यूज हैं कुछ पॉलिटिकल भी मतलब टोन वाली हैं, कुछ मतलब जो सिस्टमिक एरर वाली बात है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को और राज्य सरकारों को इस 2 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्राइसिंग है वो रियलिस्टिक हो जिसमें कि हॉस्पिटल्स को भी एक रिजनेबल प्रॉफिट लेने का मौका मिले और दूसरा अगर बेचारे उस रेट पे काम कर भी रहे हैं तो उनका जो जेन्युइन पैसा है वो मिलने में महीनों की देरी हो रही है। ये 2 चीजें अगर ठीक हो जाए तो मेरा मानना है कि हॉस्पिटल इस स्कीम को हाथों हाथ लेंगे और इस तरह का कार्ड का रिजेक्शन, कार्ड को नहीं लेना या लोगों को भर्ती नहीं कराना, इसकी शिकायतें कहीं ना कहीं ज्यादा दिखने लगी हैं अब। बिल्कुल। और सर इसमें एक और भी तो बेनिफिट दिया गया है कि पीएमजे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर भी तो फाइंड हॉस्पिटल करके जो ऑप्शन आता है वहां पर भी तो आप जाकर पता कर सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल जो है एम्पेनल्ड है और कौन सा हॉस्पिटल इस आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं करेगा। मेरे ख्याल से न्यूज को थोड़ा उन्होंने ठीक से नहीं लिखा, उन्होंने देखा होगा तभी गए होंगे और हॉस्पिटल ने भर्ती करने से मना कर दिया होगा। यह एक जेन्युइन रीजन है क्योंकि उस हॉस्पिटल का लाखों करोड़ों रुपया बकाया हो सकता है सरकार की तरफ से, वो लेना नहीं चाहता हो क्योंकि वो जैसा कि आपने कहा हॉस्पिटल को खोज लेना वेबसाइट से वो कोई बड़ी बात नहीं है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे। अब भारत सरकार ने देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को ऑपरेशनलाइज कर दिया है जिसका मकसद सेक्टर में निवेश बढ़ाना और बीमा पेनिट्रेशन को मजबूत करना है। इस फैसले के तहत विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकेगा। हालांकि IRDAI की रेगुलेटरी क्लियरेंस जरूरी रहेगी। नई व्यवस्था सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 के तहत लागू की गई है और इससे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को भारतीय बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। सर इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई लागू होने से इंडस्ट्री पर किस तरीके से बड़ा असर आप देख रहे हैं? बड़ा असर तो मैडम तुरंत नहीं आने वाला है क्योंकि यह एक पॉलिटिकल एक हेडलाइन बहुत अच्छा है कि हमने एफडीआई 100% कर दिया, लेकिन कोई कंपनियों की लाइन लग जाएगी ऐसी संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में आने के लिए केवल 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये सही बात नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही सीरियस सेक्टर होता है और काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है। आपको मैं बता दूं कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अगर वो ठीक ठाक अपना बिजनेस शुरू करे तो कम से कम उसको 8 से 9 साल लग जाते हैं ब्रेक इवन करने में। और एक सॉल्वेंसी मार्जिन का कंसेप्ट होता है कि जितना आप बीमा कर रहे हैं, जितनी आप लायबिलिटी ले रहे हैं, उतना ही आपके पास एसेट होना चाहिए। तो शुरू में तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी होती नहीं है, तो 100 करोड़ से शुरू किए गए बिजनेस में हर साल आपको 500 करोड़ 1000 करोड़ का निवेश करना पड़ता है। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर आप भारत में बीमा कंपनी चालू करने का सोच रहे हैं तो आपके पास कम से कम 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू और पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये सीरियस इशू है, लोग समझ नहीं पाते हैं और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि भी इस एफडीआई 100% का घोषणा हुए आज कम से कम 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे। जहां तक मेरी जानकारी है किसी एक कंपनी ने भी अभी हाथ खड़ा नहीं किया कि हम आना चाह रहे हैं। दूसरा होता है कि बीमा व्यवसाय पुश प्रोडक्ट वाली चीज होती है, बीमा बेचना पड़ता है, इसलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का रोबस्ट होना और काफी फैला होना बहुत जरूरी है।
इसलिए कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आकर के अपने बल पे सब कुछ कर ले, ये संभव नहीं होगा। बहुत रेयर होगा कि कोई इस तरह का, कहीं ना कहीं उन्हें किसी बैंक से, बड़े बैंक से या किसी बड़े हाउसिंग मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में एनबीएफसी वगैरह से टाई अप करके ही वो शायद संभव कर पाएंगे। लेकिन चूंकि हमें अपने मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाना है, सरकार कहीं ना कहीं ये जरूर चाहती है कि विदेशी कंपनियां आए। विदेशी कंपनियां भी भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखती हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ जो प्राइसिंग है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इंडिया में जो टर्म इंश्योरेंस का जो रेट है, लाइफ इंश्योरेंस का, वो वर्ल्ड में सबसे सस्ता है। तो बाहर की कंपनियां ये भी तो देख रही हैं कि वहां जाएंगे और फिर कमाने का मौका ना मिले, उससे बढ़िया है कि थोड़ा रुक ही जाओ। बिल्कुल। कि एक और दिक्कत होती है इंश्योरेंस कंपनी और जनरल कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में, आना तो आप आ सकते हैं, जा आप अपने मन से नहीं सकते हैं। खास करके लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि अगर आपने 30 साल का बीमा बेच दिया तो आपको 30 साल तक सर्विसिंग करने के लिए आपको यहां रुकना पड़ेगा। तो ये सब जो चीजें हैं जो जनरल पब्लिक नहीं समझ पाती है, बहुत ही निटी गिटी, मतलब यहाँ थोड़ा टफ मार्केट होता है ये। और इसलिए कंपनियां जरूर आएंगी, लेकिन इतनी जल्दी साल 2 साल में आमूल परिवर्तन हो जाए इसकी संभावना मैडम मुझे तो नहीं दिख रही है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म थोड़े से चेंजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं, असर दिखेगा, लेकिन वो बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। तो आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि यह पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की ओर से लाई गई एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस पॉलिसी की। ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, जिसे ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ डिसिप्लिन्ड सेविंग करना चाहते हैं। अब इस योजना की प्रमुख विशेषताएं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। थैंक यू अंजलि। और जैसे कि आपने बताया कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस योजना जो ये है, इसके बारे में आज हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसको एक एक करके यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिसी में जो ऑप्शन 1 होता है वो लाइफ का होता है। यहाँ पर क्या होता है, मृत्यु लाभ होता है प्लस मैच्योरिटी लाभ के साथ ही रिवर्जनरी बोनस की भी यहाँ पर सुविधा मिलती है। वहीं ऑप्शन 2 की अगर बात करें या ऑप्शन बी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसमें होता है लाइफ प्लस। लाइफ प्लस में क्या है कि लाइफ विकल्प के लाभ, यानी कि जो ऑप्शन 1 में जो भी आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे वो तो इसमें इंक्लूडेड होते ही हैं। इसके साथ साथ इनबिल्ट आकस्मिक मृत्यु, यानी कि तुरंत अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर तुरंत अगर फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर नॉमिनी को मिलेंगे। और उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर अगर उसके हम लोग फीचर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को मृत्यु पर सुनिश्चित राशि यहाँ पर दी जाती है, जो प्रीमियम का 11 गुना यहाँ पर हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। वहीं पॉलिसी के कुछ और फीचर्स देखें तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी के लिए न्यूनतम जो एज क्राइटेरिया रखा गया, एज ब्रैकेट रखा गया है, वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच रखा गया है। वहीं आप सीमित अवधि यानी कि इन ड्यूरेशंस में 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल के लिए प्रीमियम यहाँ पर दे सकते हैं। इतनी ड्यूरेशन के अंदर जो भी आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से आप एक टेन्योर यहाँ पर चुन सकते हैं प्रीमियम पेमेंट के लिए। उसके अलावा अगर देखें तो पॉलिसी धारक की जो मृत्यु अगर इनकेस अगर हो जाती है तो नॉमिनी को मृत्यु पर सुनिश्चित राशि मिलती है, एक फिक्स्ड इनकम यहाँ पर मिलती है, फिक्स्ड जो टोटल जो अमाउंट होता है बीमा का वो मिलता है। उसके अलावा जो प्रीमियम का 11 गुना भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस यहाँ पर अर्जित बोनस जो शुरुआत में हम लोग ने जिसकी बात की, प्लस टर्मिनल बोनस भी यहाँ पर मिलता है। अगर तीसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर, यानी कि पॉलिसी जो ड्यूरेशन होती है उसके अंत तक अगर पॉलिसी धारक यहाँ पर जीवित रहता है तो बीमित राशि प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस, उसके अलावा टर्मिनल बोनस भी यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पॉलिसी के तहत लोन की भी सुविधा यहाँ पर मिलती है, यानी कि आप पॉलिसी को एक तरह से यहाँ पर मॉर्टगेज करके यहाँ पर लोन की सुविधा भी यहाँ पर ले सकते हैं। ऑनलाइन पॉलिसी लेने पर आपको यहाँ पर 30 दिनों की फ्री अवधि भी मिलती है, यानी कि इनकेस अगर पॉलिसी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ईयरली, क्वार्टरली, मंथली बेसिस पर भी आपको यहाँ पर प्रीमियम भुगतान की सुविधा मिलती है। तो ये हैं कुछ की फीचर्स इस पॉलिसी के, यानी कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं इनकेस अगर आप इसको ऑप्ट कर रहे हैं तो। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी देने के लिए। सर के पास चलते हैं। सर, इस स्कीम के बारे में अगर हम समझें तो कैसे, आप मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा आप एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस के बारे में। और इसमें 2 ऑप्शन भी अभिषेक ने बताए थे, ऑप्शन ए
और ऑप्शन बी, उसको किस तरीके से समझाया जाए? दोनों में क्या डिफरेंस होगा सर? वैसे देखा जाए, चूंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 34 साल से हूं, तो मेरे लिए इसमें कोई भी नई बात मुझे नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ जैसी कंपनी ने इसको लाया है, तो ये सब डिपेंड करता है कि इसकी प्राइसिंग किस प्रकार की है जी। बिल्कुल सिंपल सा प्रोडक्ट है, जैसा कि शेख ने शुरू में ही कहा कि नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूलिप पॉलिसी नहीं है। इसमें जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मार्केट लिंक्ड, मार्केट कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी जो भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा और उसके घटने की कोई संभावना नहीं है। उसका पहला मतलब तो ये हुआ। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि नॉन पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब ये हुआ कि कंपनी के परफॉर्मेंस से इस पॉलिसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी आपसे जो वादा किया गया है, जो भी बोनस रेट, वो गारंटीड रूप से आपको मिलेगा। देखिए, जब भी हम वर्ड बोनस यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अच्छा काम करेगी तो मुझे ज्यादा बोनस मिलेगा, कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी प्रॉमिस किया गया है, चाहे वो 35 रुपया हो या 40 रुपया हो, वो आपको गारंटीड मिलेगा। तो ये जो पॉलिसी है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कितना पैसा मिलेगा कितने साल बाद, ये आप अच्छी तरह से डे 1 से जानते हैं, और उसमें 1 रुपए का भी घटाव नहीं होगा। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। रही बात जो आपने लाइफ और लाइफ प्लस की बात की, तो पहले ऑप्शन में केवल डेथ कवर्ड है ना। डेथ कवर का मतलब हो गया चाहे वो डेथ बीमारी से हो या आकस्मिक हो। मेरी जो जानकारी है, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो लाइफ प्लस है उसमें एक एक्सीडेंटल राइडर जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपको साथ में मिल रहा है। आकस्मिक का मतलब यहां एक्सीडेंटल से, जो एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाए, और एक्सीडेंट होने की स्थिति में 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो आदमी का डेथ हो जाए या आदमी अपाहिज हो जाए, जिसको हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप लाइफ प्लस प्लान लेते हैं तो एक लेयर तो आपका नॉर्मल डेथ का हो गया, और अगर एक्सीडेंट से डेथ होता है तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसको एक्सीडेंटल राइडर भी बोला जाता है। तो खैर, मैं तो मानता हूं कि किसी भी को भी लेना है तो राइडर वाला, जो लाइफ प्लस वाला जो ऑप्शन बी है, उसको ही लेना चाहिए। बाकी ये पॉलिसी, फिर मैं दोहरा रहा हूं, बिल्कुल सुरक्षित है। एक एक पैसा जो भी आपको प्रॉमिस किया जा रहा है वो आपको मिलेगा। हाँ, आपके उम्मीद से कुछ ज्यादा भी मिल सकता है अगर कंपनी बाद में लंबी अवधि के पॉलिसियों को, वो जो आपने लिखा है ना टर्मिनल बोनस इज नॉट गारंटीड, और वो मिलता भी है अगर पॉलिसी 15 साल 20 साल लंबी अवधि की होती है, तो आपकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा पैसा भी मिल सकता है। सेफ है, सिक्योर्ड है, कोई रिस्क नहीं है इस पॉलिसी में। रिटर्न कितना मिलता है ये डिपेंड करता है कि इसकी प्रीमियम प्राइसिंग कैसी हुई है, मैं जो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ। बिल्कुल सर, पॉलिसी अवधि के एंड तक जीवित रहने पर बीमित राशि भी मिलती है, रिवर्शनरी बोनस भी सर मिलता है। रिवर्शनरी बोनस सर क्या है? हाँ, देखिए, रिवर्शनरी बोनस का मतलब होता है इस केस में, क्योंकि ये नॉन पार्टिसिपेटिव है, गारंटीड एडिशन भी इसका वर्ड यूज किया जाता है। यानी हर साल आपको एक बोनस रेट, जैसे नॉर्मली इंडिया में इसको प्रति 1000 सम एश्योर्ड बोलते हैं, यानी मान के चलिए कि रेट अगर 25 रुपया प्रति 1000 है, और अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको हर साल 2500 रुपया का बोनस मिलेगा। ठीक है। रिवर्सनरी का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में ये जो बोनस डिक्लेयर हुआ है वो अटैच कर दिया जाएगा, और उस बोनस पे कोई आपको फर्दर बोनस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि पॉलिसी अगर 1 लाख रुपए की है और बोनस का रेट मान लीजिए 25 रुपया है, अंदाज से मैं बोल रहा हूं, मतलब जस्ट फॉर क्लैरिटी, तो हर साल आपको 2500 रुपया मिलेगा। अगर पॉलिसी 2 साल चल गई तो आपका जो पॉलिसी का जो वैल्यू हो गया वो 1 लाख तो बेस पॉलिसी है मरने पे मिलने वाला, साथ में 2500 करके 2 साल का जो बोनस ऐड हो गया वो 5000 रुपया हो गया। तीसरे साल फिर 250 रुपया मिल जाएगा, चौथे साल फिर 250 मिल जाएगा, और यही एक्युमुलेट होता जाएगा। 20 साल अगर पॉलिसी चली है तो 1 लाख का 1 लाख सम एश्योर्ड जो पॉलिसी का है, और बाकी 2500 गुने 25, 2500 गुने 20 साल।
तो रिवर्सनरी बोनस का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी से अटैच हो जाएगा और उस बोनस के ऊपर कोई बोनस नहीं मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो हम बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होता है, इट्स लाइक सिंपल इंटरेस्ट, नॉट ए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है कि इस पॉलिसी को लेने से पहले कस्टमर को कौन कौन से की फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी है, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट जिसको बोलते हैं, वो कम है। वो कम से भी खुश हैं लेकिन लॉस तो नहीं करना चाहते। क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं विदाउट प्राइसिंग देखे कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कैसा है। रिटर्न के बारे में हम कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन एक थंब रूल है कि कोई भी प्रोडक्ट इस तरह का होगा ना, उसमें रिटर्न 5 से 6% से 20 से ज्यादा आज की डेट में नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 6%, 5%, 7% के रेट से खुश हैं और आप किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये पॉलिसी आपके लिए है। और बट नेचुरल है, क्योंकि कम उम्र में प्रीमियम कम होता है, इसलिए यंग लोगों के लिए ये रेट 7% का रिटर्न दे सकता है। बूढ़े आदमी अगर इस पॉलिसी को लेंगे तो उसी बेनिफिट के लिए उनको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, तो उनका रेट घट के 4.5-5% भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा जैसा कि सर ने बताया कि अगर ज़्यादा एज ग्रुप के लोग अगर लेते हैं तो उनको ज़्यादा प्रीमियम जो है वो भरना पड़ेगा। सर ने सारी डिटेल्स बता दी हैं पॉलिसी के बारे में। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और बाकी सारी न्यूज़ को भी आपने कवर किया, बहुत डिटेल में हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अंजलि। थैंक यू सर। तो आज के लिए बस इतना ही। बीमा और हेल्थ कवरेज से जुड़ी इन सभी खबरों पर हमने विस्तार से चर्चा की और समझने की कोशिश की कि बदलते हालात में सही पॉलिसी चुनना और उसकी शर्तों को समझना कितना जरूरी है। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको अपने बीमा फैसलों को लेकर बेहतर समझ मिली होगी। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बोनस। नमस्कार।